हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम जो पढ़ा रहे हैं, आज पढ़ा रहे हैं आपको कोल एंड चैन मॉडल, है ना। कोल एंड चैन मॉडल। इससे पहले मैंने आपको बता दिया व्हाट इज कम्युनिकेशन, है ना। और जो है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये मैंने आपको करा दिए हैं। अब मैं करा रही हूँ आपको कोल एंड चैन मॉडल। तो ये क्या है? एक जैसी बातें रिसीवर की, सबकी रिसीवर की एक ही जैसी बातें हैं अधिकतर, है ना। सेंडर की एक जैसी बातें हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें कुछ इसके स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले जो स्टेप्स है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। क्या है हमारा? फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज कैसे? कि जैसे मान लीजिए कोई भी संप्रेषण होगा तो उसमें संदेश जरूरी है, संदेश भेजने वाला जरूरी है, संदेश प्राप्त करने वाला जरूरी है, ठीक है। इसमें शोर का भी इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने लिखा ना, शोर का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। किसका? कोल एंड चैन के मॉडल में, है ना। जैसे कि शैनन वीवर के मॉडल में था, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए अब जो मानवीय बोली होती है, मानवीय बोली होती है ना। और लिखित जो संप्रेषण होता है, लिखित भाषा जो होती है, मानवीय बोली होती है, वो होती है, उसको हम सिंबल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको? सिंबल कहते हैं उसको, है ना। सिंबल प्रणाली उसको कहा जाता है। सिंबल प्रणाली, सिंबल को क्या बोलते हैं? प्रतीक जैसे बोल देते हैं ना, है ना। प्रतीक के संकेत भी कह सकते हैं इसको, ये प्रणाली बोल जाती है। अब इसका संदेश निरूपण का क्या अर्थ है, हम देखते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज क्या है? तो एक प्रभावी संप्रेषण ज्ञान के स्तर, संप्रेषण कौशल और संप्रेषण के, यानी के संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन के कौशल, कम्युनिकेशन का यानी कि जो संप्रेषण कर रहा है उसका स्तर, नॉलेज का स्तर, ज्ञान का स्तर, उसका ज्ञान का स्तर, उसका रवैया, वो क्या फील कर रहा है जब वो संदेश दे रहा है, तो क्या फील कर रहा है उस वक्त, उसका रवैया, एटीट्यूड, है ना। क्योंकि ये सब क्या होता है, ये सब चीजें ग्रहीता, जो ग्रहीता है यानी कि रिसीवर जो है उसको प्रभावित करते हैं। जो सेंडर है उसके साइकोलॉजिकल जो उसकी कंडीशन है ना, जो ज्ञान का उसका स्तर है, जो बोलने का उसका तरीका है, ये सब चीजें क्या है कि ग्रहीता यानी कि रिसीवर को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, मैसेज को फॉर्म निरूपण मतलब उसको या तो लिखना, या जब अगर बोल के कह रहे हैं, मौखिक कह रहे हैं, तो उसको कहने का तरीका, सलीका, या बोलकर बोलकर अगर हम लिख कर कहें तो लिखने का, लिखने में बहुत सारी चीजें का ध्यान रखना कि वो सही शब्द हो, वो ऐसी लैंग्वेज यूज करे कि उसको समझ में आ जाए, संक्षिप्त हो, जो कहना चाह रहा है वो उस भाषा में उसको कह दे, है ना, उसी भाषा में कह दे जिससे कि समझने वाला समझ जाए। तो इन सब चीजों को जो उनको ध्यान रखना होता है कि जैसे मैं बता रही, सोचने की योग्यता है, विचार करने की योग्यता है, विचारों को, जैसे विचारों को अपने अच्छी तरह व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना, अपने शब्दों को ऑर्गेनाइज करना, जिससे उसका सही मीनिंग बैठे, जब वो सुने ग्रहीता तो उसका मीनिंग जो है वो सही हो, बिल्कुल सही हो, है ना। तो इस तरीके से ये तो हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। हम कैसे फॉर्मुलेशन करेंगे मैसेज का, ये मैंने लिख दिया है, फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज इधर दो हो गए ना, एक तो रिसीवर की बात हो गई, एक तो होगी सेंडर की बात, एक हो गई रिसीवर की बात। तो सेंडर में भी यही पॉइंट्स हैं, है ना। और जो रिसीव करेगा वो भी मैसेज ही करेगा ना, रिसीव। तो ये जो सेंडर है ये फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज करेगा, और वो जो है मैसेज को रिसीव करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है। फिर जो है मैसेज एनकोड करेगा ये, यानी कि कुट लेखन, कुट एनकोड का मतलब कुट लेखन करेगा। वो जो है, जो रिसीवर है वो कुट क्या करेगा, कुट वाचक या डिकोड करेगा उसको। फिर जो है ये मैसेज ट्रांसमिशन करेगा, ये क्या करेगा, मैसेज रिसीव करेगा। तो ये मतलब ये तीनों कार्य ये करेगा, तीनों ही कार्य ये करेगा, ठीक है। ट्रांजिशन जो ट्रांसमिशन में जो है, ट्रांसमिशन कैसे करेगा, संकेतों के द्वारा। मैंने बोला ना कि संकेत जो है एक प्रणाली है इसमें मैसेज देने में, है ना। तो उन प्रणालियों को जो संकेत होंगे उनको जो है वो करेगा, निरूपण हो गया, संकेतीकरण हो गया, जैसे मैसेज ट्रांसमिशन का संदेश संचरण भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। कूट लेखन को संकेतीकरण भी कहते हैं ना, कूट लेखन को संकेतीकरण भी कहते हैं। कूट लेखन ये संकेत मतलब आपने बल्कि एनकोड डिकोड तो आपने जो आप रीजनल मैथमेटिकल रीजनिंग जो आप पेपर तैयार करते हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में, वहां भी हमने पढ़े हैं। इंग्लिश के शब्द दे दिए, उनके कूट वाचन, कूट लेखन, ये सब चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं।
तो वही तो उस शब्दों को समझा लीजिए, 3-4 सेंटेंस दे देते हैं ना, 3-4 सेंटेंस के बाद में कहते हैं कि इसका कौन सा सही है, नीचे फिर उसके दे देते हैं निष्कर्ष, तो कौन सा सही है, तो हम मिलाते हैं उन्हें, एक तरीका होता है उसका, एक मेथड होता है उसको मिलाने का, तो हम उसको डिकोड कर लेते हैं, एनकोड डिकोड, है ना, उन्हें पढ़ा है ना वहां पर, तो वही एनकोड डिकोड, वो कम्युनिकेट ही तो है, वो समझ रहे हैं ना उन शब्दों को, उन शब्दों का हम अर्थ समझ रहे हैं। एक ने एनकोड कर दिया, लेकिन उस एनकोड को डिकोड हम अपने हिसाब से करेंगे, वो तरीका होता है, और उन्हीं लाइनों से वो तरीका निकल भी जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एनकोड डिकोड होता है। अब देखिए, पहले तो फॉर्मुलेशन तो हो गया, अब मैसेज एनकोडिंग। अब जैसे मैंने बताया, कुछ तो मैंने एग्जांपल मैथमेटिकल रीजनिंग से बता दिया आपको, इसमें है। अब इसमें किस तरह से है, कूट लेखन का उद्देश्य होता है कि विचार को कैसे, मैंने बताया ना कि जैसे कोई विचार एक 3 लाइनों में दे दिया कि इनको बताइए, इनको डिकोड करिए, 3 लाइनों में दे दिए, सेंटेंस दे दी थी, इनको 1 लाइन में डिकोड कीजिए, तो ये हमारे ऊपर से, यानी कि जो प्राप्त करता है, ये प्राप्त करता कैसे उसको जो रिसीवर है वो कैसे उसको डिकोड करेगा अपने शब्दों में। ठीक है, जो उससे अर्थ निकलता है उसके आधार पर एक ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाए कि संदेश ग्रहीता को प्रेषित किया जा सके। प्रेषक इस चरण में, प्रेषक यानी कि जो सेंडर होता है, सेंडर इस चरण में संप्रेषण माध्यम के बारे में निर्णय लेता है। ठीक है, कि माध्यम क्या होगा, जब जो संप्रेषण कर रहा है, यानी कि जो सेंडर है वो माध्यम का भी, कि माध्यम क्या है, मौखिक है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, इस चीज का भी ध्यान रखता है सेंडर। सेंडर मैसेज तो देगा, मैसेज को वर्बल, नॉन वर्बल, और फिर यानी कि फिजिकल, जो उसका ट्रांसमिशन होगा फिजिकल तरीके से होगा ट्रांसमिशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जो कहते हैं टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, इसका भी ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई अनपढ़ व्यक्ति है और उसका आपने लिखित में संदेश, अब वो ओरली तो समझ जाएगा, अगर आपने उसे लिखित में कुछ संदेश दे दिया तो वो ग्रहण नहीं कर पाएगा ना, रिसीव नहीं कर पाएगा ना, तो इसलिए कूट लेखन का यहाँ इसलिए भी जरूरी है ना, सब चीज हो गई भाषण लिखने में। अब संदेश संचरण, मैसेज ट्रांसमिशन का मतलब, मैसेज यानी कि जो हमारा मैसेज है, मैसेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैसेज को हिंदी में बोलते हैं संदेश, और ट्रांसमिशन में संचरण, या फिर इसको जो शब्द में भी कह सकते हैं, उसको कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, ये भी कह सकते हैं, कूट लेखन और कूट व्याख्या। किसी न किसी तरह का संदेश, कोई तो माध्यम होगा ना, किसी तरीके से करेंगे हम कूट को। तो जैसे मान लीजिए संदेश संचरण, हम या तो वाक्यात्मक तरीका होगा हमारा, या व्यवहारिक तरीका होगा। वाक्यात्मक तो वाक्य लिखने का तरीका होगा वाक्यात्मक, 3 तरीके होंगे ना इसके, या तो इसका जो है, ये जो है ट्रांसमिशन क्या है, या तो वाक्यात्मक होगा, या फिर हमारा क्या होगा, व्यवहारिक, या फिर तीसरा क्या होगा हमारा व्यवहारिक, और तीसरा क्या होगा हमारा शब्दार्थ विज्ञान, जिसको सीमेंटिक भी कहते हैं। ठीक है, इन 3, अब इसमें संदेश संचरण में हम तीनों की आवश्यकता पड़ेगी, या तो हम वाक्यों के द्वारा कह रहे हैं, मान लीजिए बोल के, या तो हम सेंटेंस के द्वारा बोलेंगे ना कि आप कहां जा रहे हो, वो दूसरा बोलेगा, रिसीवर बोलेगा कि मैं वहां जा रहा हूं, तो इस तरह से वाक्य यूज करेंगे ना। या फिर व्यवहारिक संकेतों में, जैसे कुछ चीज दिखा दी, व्यवहारिक जो कोई संकेत दिखा दिया, लाल, जैसे जिसमें जो है ट्रैफिक में लाल संकेत दिखा दिया, हरी झंडी दिखा दी, इस तरह से, तो ये यूज करते हैं। या फिर शब्दार्थ, क्या हमने कोई शब्द बोला, उसका अर्थ, उसको मैं कोई शब्द बोल रही हूं, तो उसका जो अर्थ है रिसीवर को प्राप्त हो जाना चाहिए, उसका अर्थ या शब्दार्थ। ये 3 तरीके हैं जो इसको, सूचना प्रसारण को 3 तरीकों से देखा जा सकता है। तो इस तरीके से फिर है और कूट वाचन। अब इसने तो मैसेज ट्रांसमिशन तो कर दिया, अब जो है मैसेज डिकोड कौन करेगा, रिसीवर। कौन करेगा, रिसीवर डिकोड करेगा। डिकोड को क्या कहते हैं हिंदी में, वाचन। ठीक है, डिकोड यानी कि वाचन, कूट वाचन कैसे करेगा, कई बार क्या होता है, देखो ये बताते हैं, माध्यम और चैनल को कई बार एक शब्द मान लिया जाता है, लेकिन इसमें जो है फर्क कैसा है, यहां संदेश माध्यम और चैनल के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। माध्यम का मतलब है संदेश को कैसे कूट लेखन, माध्यम का मतलब है कैसे कूट लेखन करना है। माध्यम का मतलब तो वो है किस तरीके से, जैसे अभी बताया, किस तरीके से माध्यम को, माध्यम क्या है हमारा, वर्बल है, नॉन वर्बल है ना,
कूट लेखन किया जा रहा है, जैसे कैसे कूट लेखन किया जाता है, कैसे हम लिखते हैं उसको, कूट लेखन कैसे करते हैं उसका, ये तो हो गया हमारा माध्यम। मान लीजिए नमस्ते एक संदेश है, तो नमस्ते हम लिखकर बता रहे हैं, बोलकर बता रहे हैं, ये ठीक है। तो इस तरह से निर्णय हो जाएगा नमस्ते को शाब्दिक संप्रेषण। अब मैंने बताया ना ये क्या नाम हो गया, अब जब मतलब मुंह से बोला तो क्या हो गया, शाब्दिक संप्रेषण हो गया नमस्ते, मुंह से बोला तो ठीक है। अब ग्रहीता तक, अब रिसीवर तक इसको पहुंचाना है। ऐसी दशा में आप अब जैसे मान लो नमस्ते शब्द मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है, कोई नमस्ते ही शब्द है, इसको पहुंचाना है हमें रिसीवर तक। तो चैनल कौन क्या होगा, चैनल है उसका जो है रिसीवर की जो उसकी जो सेंडर की आवाज, आवाज जो है चैनल है, आवाज क्या है उसकी, चैनल बन जाती है शाब्दिक संप्रेषण हेतु। तो क्या बन जाती है, चैनल, चैनल उसकी आवाज जो है उसकी चैनल बन जाती है। शब्द, शब्द कौन सा है हमारा, नमस्ते, है ना, शब्द कौन सा है, नमस्ते। और चैनल क्या हो गया, जो भेजना चाह रहा है, इनकी जो जो सेंडर है उसकी आवाज हो गई, ये शब्द को भेजने के लिए जो उसकी आवाज है वो हो गई चैनल। तो इस तरीके से इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। तो ये हो गया कूटवाचन और व्याख्या। फिर है प्रतिपुष्टि मूल्यांकन। अब नेक्स्ट हमारा फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। फीडबैक कैसे मिलता है, प्रतिपुष्टि, अप्रतिपुष्टि का कार्य दो जगह, दो व्यक्ति होंगे तो प्रतिपुष्टि होगी, अगर अकेला ही भाषण दे रहा है तो नहीं होगी, है ना, कम्युनिकेशन कर रहा है तो नहीं होगी। यानी कि विनिमय तो होता है, लेन देन होता है। मान लीजिए मैंने प्रतिपुष्टि, मैंने कुछ पूछा उसने जवाब दिया, तो ये प्रतिपुष्टि हो जाती है इस तरीके से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षण में सतत प्रतिपुष्टि से विद्यार्थियों में छुपी हुई प्रतिभा। अब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्लासरूम की बात होनी, जाहिर सी बात है कि क्लासरूम की बात होगी, क्लासरूम की टीचिंग की बात होगी। जब हम बात एजुकेशन से संबंधित कर रहे हैं तो टीचर और लर्नर के बीच में जो फीडबैक का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि प्रतिपुष्टि और प्रतिपुष्टि होगी, मान लीजिए वो फीडबैक देंगे तभी तो फिर उसको मूल्यांकन करेंगे, वो अच्छा फीडबैक दे रहा है इसका मतलब उसको प्राप्त कर रहा है। अगर वो निगेटिव फीडबैक दे रहा है तो उसको मतलब प्राप्त नहीं कर रहा है, उस नॉलेज को प्राप्त नहीं कर रहा है स्टूडेंट, निगेटिव फीडबैक दे रहा है। तो इस तरीके से जो है ये 5 हो गए, इधर भी यही है और इधर भी यही है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है ना। ये पांचों जो है ये क्रिया चलती रहती है, 6 हो जाते हैं पूरे, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, 6, 6 हो जाते हैं पूरे संकेत, इसमें भी संकेत निरूपण, ठीक है। अब इसमें जो है जो ये जो था ना, ये जो था फॉर्मूलेशन, अब इसमें छठी में आ जाता है ये फॉर्मूलेशन, फॉर्मूलेशन ऑफ मैसेज जो है ये छठे में आ जाता है लास्ट में, क्योंकि जब वो पूरी क्रिया करेगा, पूरी क्रिया हो जाएंगी तभी तो रिसीवर फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, यानी कि वो अपने तरीके से मैसेज को समझेगा। फॉर्मुलेशन यानी एक तरफ से तो भेज दिया, सेंडर ने भेज दिया, लेकिन पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही तो रिसीवर उसको मैसेज को रिसीव करेगा, है ना, उसकी ये बीच की प्रक्रियाएं हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, ये कम्युनिकेशन नहीं है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो है नॉइज की। अब नॉइज को भी हम जान लेते हैं कि नॉइज क्या है, क्योंकि इसमें कोड एंड चैंटिंग में नॉइज को मैंने बताया ना, शोर लिखा हुआ था, अब इसमें शोर को कॉन्सेप्ट है इसमें इंपॉर्टेंट। तो नॉइज क्या है, नॉइज किस तरह का है ना, नॉइज जो है क्या हो गया, आई
तुझ सा हंसी मैंने देखा ही नहीं, तेरी हर कदम